हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम रोड़ा फिर आपके सामने आज हाजिर हूं और आज मैं आपको केस स्टडी कराऊंगा रे ऑप्टिक्स की। और किस टॉपिक के पीछे कराऊंगा? ये टॉपिक की डायग्राम पीछे बनी, ये डायग्राम आप आज देख सकते हैं। तो ये डायग्राम को देख के आपको कोई चीज याद आ रही होगी कि कहीं ना कहीं पढ़ा होगा प्री बोर्ड्स में, फर्स्ट टर्मिनल्स में, जब टीचर ने क्लास में करवाया होगा। तो इस टॉपिक का बच्चों हमारे पास जो नाम है इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप हमारे पास होता है जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स को सीन करने के लिए काम आता है। टाइनी ऑब्जेक्ट्स को सीन करने के लिए काम आता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों के पास ये डायग्राम बना है, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आई लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा है? जिस ऑब्जेक्ट को मैंने देखना है। बायोलॉजी वाले इसको अच्छी तरह से ज्यादा समझ पाते हैं क्योंकि वो स्लाइड्स वगैरह देखते रहते हैं ना, अमीबा की, पैरामीशियम की, एक्सेट्रा। तो ये क्या है? ये वो लेंस है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जो लेंस के बिल्कुल नीचे रखा होता है। समझ गए? तो देखिए डायग्राम कैसे शुरू करेंगे इसकी। सबसे पहले ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इस ऑब्जेक्ट को नाम दिया गया है ए बी। तो रे डायग्राम्स आप लोगों ने 10th में भी करी है, रिफ्रैक्शन में, रिफ्लेक्शन में भी करी होंगी। तो लेंसेस में हम जा रहे हैं। देखिए ये ए बी ऑब्जेक्ट है और इसका एक लाइन जो है वो पैरेलल जाएगा और वो डायरेक्टली कहां से पास होगा? फोकस से। क्योंकि जब भी लाइट पैरेलल जाती है तो कहां से पास आउट होती है? फोकस से। पहला रूल है, बहुत सिंपल है। दूसरी, जब वो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो वो विदाउट डेविएशन आगे जाएगी और जहां जाके वो मीट कर जाएगी वहां पे एक इमेज बन जाएगी। वो किसकी इमेज होगी? ए बी ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश और ये बन गई इन्वर्टेड। ये बन गई इन्वर्टेड। अब जब ये इमेज जो है ये आई लेंस के सामने बनी है ऑब्जेक्टिव लेंस की। अब ये आई लेंस के लिए ये वाली जो इमेज है ऑब्जेक्टिव की, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्यों काम करेगी भाई? क्योंकि इस लेंस को इस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। उसको क्या नजर आ रहा है? उसको सिर्फ ए डैश बी डैश नजर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जब ए डैश बी डैश उसको नजर आ रहा है तो जब इसकी लाइट आगे डेविएट करके इस ऑब्जर्वर की आंखों में पड़ेगी तो इसको इमेज कहां नजर आएगी? इसको इमेज नजर आएगी यहां पे। और इसको मैंने क्या नाम दे देना है? बी डबल डैश और ए डबल डैश। बी डबल डैश और ए डबल डैश। तो ये किसकी इमेज हो गई? ये इस लेंस की इमेज है और इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम क्या करेगा? ए डैश बी डैश। और इस लेंस की जो इमेज है वो है ए डैश बी डैश और इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? ए बी। तो अब डिस्टेंस देख लें। डिस्टेंस क्या है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसके ऑप्टिकल सेंटर से आ गया यू नॉट, फोकल लेंथ का आ गया एफ नॉट। और इस ऑब्जेक्ट की जो लेंस की जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया? वी नॉट। और ये वी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वी तो हमको पता है ना, लेंस फॉर्मूले हमने करे। वी हमको रिप्रेजेंट करता है इमेज का डिस्टेंस और नॉट जो उसके पैरों में लगा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो आगे चलेंगे। देखिए यहां पे हमारे पास क्या है? एफ ई जो मैंने बना रखा है वो बनाया है मैंने फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, राइट। और अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो देखो बच्चों, अब जो इसका जो इमेज है किसका? ऑब्जेक्टिव का, वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? यूई। एंड व्हाट इज यूई? दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई लेंस। इसके बाद प्यारे बच्चों हम कहां चलेंगे? इसके बाद हम लोग आएंगे इसके ऊपर, दैट इज द डी। डी क्या है? दैट इज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेके आई लेंस के सेंटर के बीच तक का डिस्टेंस। और ये जो हमारे पास ए डबल डैश और बी डबल डैश है, इसका डिस्टेंस हम लोग क्या लिखेंगे? वीई।
व्हाट इज वीई? वी इज द इमेज एंड किसकी इमेज बनी है? ये आई लेंस की इमेज बनी है। तो बच्चों देखिए, अब मैंने आप लोगों को डायग्राम बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है, साफ सुथरी डायग्राम है। आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए और उसके पहले एक टॉपिक, एक पॉइंट आपको जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और केस स्टडी में इसका क्वेश्चन भी है। अल्फा और ये बीटा, अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा एंगल्स है, लिख देते हैं इधर, अल्फा और बीटा। अल्फा क्या है? दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट एंगल, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आपने करे होंगे, उसमें बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताया गया है। और ये क्या है मेरे पास? बीटा क्या है? व्हाट इज बीटा? बीटा मेरे पास है इमेज का एंगल। बीटा मेरे पास क्या है? इमेज का एंगल। तो बच्चों देखिए, ये मैंने जो क्यू पॉइंट बनाया है ना, ये क्यू पॉइंट, ये एक ऑब्जेक्ट का काम ही कर रहा है बेसिकली ना, क्योंकि ये AB के पैरेलल मैंने एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट खड़ा किया है। जो मैंने ये लाइन डॉटेड बनाई है, इसका मतलब है वर्चुअल, एक्चुअल में है तो यही, बट इसकी परछाई कह सकते हैं। और ये आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा, मतलब ये ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट कर रहा है। और इसका जो वर्चुअल इमेज जो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, वो एंगल कितना बना रहा है? बीटा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बच्चों आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, और जिसने नहीं पढ़े हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे मैसेज कर दे ताकि मैं अगला लेक्चर उसमें बना सकूं। हाँ, अभी कमेंट बॉक्स से मुझे एक बात याद आ गई। अरे यार, आप लोग टीचर के क्या मतलब क्या पढ़ना चाहते हो? आप उससे उसकी शक्ल पे जाती हो या उसके काम पे फोकस करते हो आप लोग? कमेंट बॉक्स में मैंने काफी कमेंट्स पढ़े, कई बच्चों ने तो बहुत अच्छे लिखे हैं, कई बहुत बढ़िया लिखते हैं। बहुत बढ़िया का मतलब है कि वो पढ़ाई में तो कोई ध्यान देना नहीं, जस्ट फॉर द एंजॉयमेंट के लिए जो स्कूल जाते हैं, उस एंजॉयमेंट के लिए वो बस अपने पेरेंट्स का पैसा खराब करते हैं, राइट? तो उन बच्चों को मैं एक ही बोलूंगा कि भाई बोर्ड्स के टाइम पे इस तरह के काम मत करो, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। बाद में जब मर्जी करते रहना ना यार, यूट्यूब है, जब मर्जी करो, हमको कोई फर्क नहीं, बट आप लोगों के लिए हम बोल रहे हैं, समझे बात? सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन आ रहा है एक केस स्टडी के ऊपर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोपी है, कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस है हमारे पास, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, दिस वन। उसके 4 ऑप्शंस हैं, जरा पढ़िए क्या क्या ऑप्शंस है इसके। शॉर्ट एपरेचर, शॉर्ट एंड शॉर्ट फोकल लेंथ, लार्ज एपरेचर एंड लार्ज फोकल लेंथ, शॉर्ट एपरेचर एंड लार्ज फोकल लेंथ, एंड लार्ज एपरेचर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ। तो सबसे पहले तो पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि एपरेचर क्या होता है। व्हाट इज एपरेचर? एपरेचर होता है सरफेस ऑफ द लेंस। जितना बड़ा सरफेस होगा उतनी ज्यादा लाइट उसमें एंटर करेगी लेंस में से, और उतनी ही दूर जाके डेविएट होगी, उतनी ही दूर जाके डेविएट होगी। अब मैंने एक वर्ड बोला कि जितनी ज्यादा एपरेचर होगा, अब आप देख सकते हैं ना, इसका एपरेचर स्मॉल है क्योंकि इसका लेंस स्मॉल है, और इस आई लेंस का देखिए कितना बड़ा एपरेचर है, आई लेंस का एपरेचर। तो जितनी ज्यादा एपरेचर बड़ा होगी उतनी ज्यादा उसकी फोकल लेंथ होगी। मतलब तो ये हो गया कि जो एपरेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है प्यारे बच्चों? एपरेचर। तो अगर कोई लार्ज एपरेचर आ रहा है तो उसका लार्ज फोकल लेंथ होना, उसका लार्ज फोकल लेंथ होना भी सही है। शॉर्ट एपरेचर आ रहा है तो उसका लार्ज फोकल लेंथ होना भी सही है। लार्ज एपरेचर आ रहा है, शॉर्ट फोकल लेंथ होना भी सही है। अब जब क्वेश्चन आना ना तो आपके माइंड में यही आवाज आनी है, यही आवाज निकलेगी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है छोटी चीज को बड़ा करके देखना, छोटी चीज को बड़ा करके देखना। तो जितना एपरेचर स्मॉल होगा, क्योंकि एपरेचर स्मॉल होगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी स्मॉल है, और माइक्रोस्कोप में हम छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं।
किसकी बात करते हैं? छोटे ऑब्जेक्ट्स की। तो यहां पे अगर ऑपरेचर छोटा है तो उसका फोकल लेंथ भी क्या होगा प्यारे बच्चों? छोटा होगा। तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट वन वाला राइट है। अगर इसी की जगह के ऊपर हम टेलीस्कोप यूज करते हैं ना, टेलीस्कोप में हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा हो जाता है, आई लेंस छोटा हो जाता है। पता होगा, आपने पढ़ा होगा। उसका रीजन ये होता है कि क्योंकि हमने टेलीस्कोप्स में से क्या देखना होता है? चांद सितारे देखने होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू आई लेंस के वो बहुत बड़े होते हैं, इसलिए उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, आई लेंस का साइज कम हो जाता है। तो उसमें कोई केस इसमें से भी आ सकता है, उसमें भी। मेरी बात समझे नहीं? कि क्या होगा कि जब टेलीस्कोप होगा तो उसमें से क्या इसका ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस में टेलीस्कोप के बारे में बात कर लूं तो उसमें आ जाएगा कि लार्ज एपरेचर है और इसका लार्ज ही फोकल लेंथ है। तो प्यारे बच्चों, होप सो कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है? पहले हमने ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में बात करी थी, अब हम लोग बात करेंगे कि जो आई पीस है उसमें क्या होता है, उसमें लेंस की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने अपने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो आई लेंस है उसका एपरेचर बहुत बड़ा है। मतलब जो शॉर्ट एपरेचर वाले दो ऑप्शन है ये तो हो गए बेटा कैंसिल, ये तो फ्रेम से पहले ही बाहर है क्योंकि एपरेचर तो बड़ा है। अब पंगा पड़ेगा कि हमारे पास लार्ज एपरेचर के विद रिस्पेक्ट टू लार्ज फोकल लेंथ आएगी कि लार्ज एपरेचर के विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट फोकल लेंथ आएगी। तो बच्चों देखो इसमें हम लोग कैसे इसको स्टडी करेंगे। हमारे पास फोकल लेंथ जो है ये मैंने सर्कल कर दी डायग्राम में, नजर आ रही है, और ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव की थी और बीच में लेंस दोनों फोकल लेंथ के बीच में आई लेंस की इमेज बन रही है, ए डबल डैश बी डबल डैश। कौन सी इमेज बन रही है? ए डबल डैश और बी डबल डैश। तो बच्चों आप लोग देख रहे हो कि मिडल में अगर बन रही है तो फोकल लेंथ बहुत ज्यादा आई लेंस के पास में होगा, और अगर टेलीस्कोप में स्टडी करेंगे तो इसका वाइस वर्सा केस आएगा। बात समझे? तो उसमें तो लॉन्ग ही आएगा। तो जब फोकल लेंथ आई लेंस के बहुत पास आ रही है, क्योंकि फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट के भी बहुत पास है और उसकी इमेज के भी बहुत पास है, इसका मतलब ये हो गया कि ये लार्ज एपरेचर के विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट फोकल लेंथ हमारे पास आ रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा सही होगा कि लार्ज एपरेचर है और फोकल लेंथ क्या आ रही है? स्मॉल आ रही है। तो बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला लिखना है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या होता है। मैग्नीफाइंग का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोप किस लिए यूज किए जाते हैं? टाइनी ऑब्जेक्ट को लार्ज देखने के लिए, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जाने के लिए। तो एक कंसीडरेशन कर लेते हैं कि हमारे पास जैसे बन भी रहा है, ये देख लिया, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है? अल्फा, और इमेज का एंगल कितना है? बीटा। तो जब भी किसी चीज की रेशियो निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? फाइनल टू द इनिशियल, ऐसा ही करते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये देखना है कि भाई मैंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के विद रिस्पेक्ट टू कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा नजर आ रहा है और विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास के वो कितना छोटा नजर आ रहा है। जैसे कि मैं यहां पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना देता हूं, ये देखिए मैंने फिर मैग्नीफाइंग ग्लास बना दिया और यहां पर लिखा हुआ है बी, और इसी वर्ड को अगर मैं विदाउट माइक्रोस्कोप विदाउट मैग्नीफाइंग लेंस के देखूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा? स्मॉल बी, और लेंस के साथ देखूंगा तो उसका साइज क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब मैग्नीफाइंग लेंस क्या करता है, या मैग्नीफाइंग पावर हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि इमेज का साइज कितना हो गया और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट का कितना था, ऑब्जेक्ट का कितना था। तो बच्चों देखिए मैंने जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया था कि जो इमेज का एंगल होता है वो होता है बीटा और जो ऑब्जेक्ट का एंगल होता है वो होता है अल्फा।
तो इमेज के विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट देखना है तो इस अकॉर्डिंगली हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा है। तो समझ आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अपने। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारे पास इस वीडियो का कि फाइनल इमेज जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या होती है। तो जैसे बच्चों आप लोगों ने लेंस फार्मूले कर रखे हैं, आपको पता है कि जो लेंस, ये लेंस पड़ा है ना, जैसे ये लेंस है, तो इसके जो राइट हैंड साइड के ऊपर चीज बनेगी वो होगी रियल, जो स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन होगी, और जो लेफ्ट हैंड साइड की चीज बनेगी वो वर्चुअल आएगी, जो स्क्रीन के ऊपर हम फॉर्म्ड नहीं कर पाते। तो बात ही खत्म हो गई, बात खत्म हो गई यहां से कि उसने बोला है कि फाइनल इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हो प्यारे बच्चों की A डबल डैश और B डबल डैश इमेज बन रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बन रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब भी इमेज बनती है तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। अगर आपको कई बार क्या होता है कि साथ में बोल दिया जाए कि ऑप्शन में 2 और B सही हो सकते हैं, तब हमारे पास इरेक्ट आएगा, क्योंकि हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और इसमें अगर साथ में आ जाए मैग्नीफाइड, कई बार यहां पर वर्चुअल की जगह के ऊपर मैग्नीफाइड लिख दें तो बच्चों वो भी सही है, क्योंकि इमेज जो है वो मैग्नीफाइड बनी। तो मैंने आपको 3 तरह के इसके आंसर आ सकते हैं एमसीक्यू के, जो मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो स्टूडेंट्स आप लोग अब सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम एक बार नोट जरूर कर लेना, कॉपी में खुद ड्रॉ कर लेना, तभी आपको ये केस स्टडी समझ आएगी। और आपको कई बार क्या होता है कि डायग्राम जो है 2 नंबर या 3 नंबर की आपको एग्जाम में आ जाती है। तो ये बहुत इजी डायग्राम है, बहुत इजी वे से मैंने बनाई है, तो आप लोग बना लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।